गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हल्का सा बेसिक मैंने साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में जो कि 8th 9th और 10th के लेवल की है उसके बारे में बताया था। एंड आज हम 8th क्लास के साइंस की बुक के किसी एक चैप्टर की बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्टेप वाइज लेक्चर वाइज लेके उसको हम फिनिश करेंगे। आज अपना टॉपिक होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि 8th क्लास के बुक का चैप्टर है। बेसिकली देखा जाए तो 8th क्लास ही नहीं, अगर किसी भी क्लास का बच्चा इन टॉपिक्स को पढ़ लेता है तो फ़ायदा ही होगा। और सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इधर की उधर की सारी चीज़ें हैं, वो हम साथ लेके चलेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग तो आप पूछ लीजिएगा, बेहिचक पूछ लीजिएगा। हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। शुरू से ही थोड़ा सा अपन उस लेवल का लेके चलेंगे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी फेस करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी या स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग अगर कोई है तो। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर डेफिनेशन वाइज हम देखें तो आप कह सकते हो कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। यहाँ पे हम माइक्रो बायोलॉजी की थोड़ी सी बात करेंगे। माइक्रो बायोलॉजी भी उसी तरीके से हम वर्ड्स को तोड़ के समझेंगे, वर्ड्स के टुकड़े करके हम समझेंगे। माइक्रो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड आपके MIKROS माइक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और बायोलॉजी का मतलब आपको पता ही है, बायोस शब्द से ये वर्ड बना है जिसका मतलब होता है लाइफ। हियर वी विल टॉक अबाउट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो कि स्मॉल हैं, जो कि टाइनी हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। वापस ऊपर आ जाइए। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स की स्टडी को, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स, हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसे कहेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ये एक डच साइंटिस्ट थे, हॉलैंड में इनका जन्म हुआ था 1676 में। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, ऑब्जर्व किया था। एंड जाहिर सी बात है, यहाँ से आप हल्का सा लॉजिक लगाइए कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ऑब्जर्व किया था वो नेक्ड आई से तो नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी की थी इन्होंने। एंड फ्रॉम हियर, यहीं से हम लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। अगर हम थोड़ा सा रिवर्स बैक जाते हैं और बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की, तो बेटा अगर माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो बहुत ही, यूँ मान लीजिए आप, पुरानी ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। आप वेद पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब वेद लिखे गए थे उससे
पहले भी लगभग 6 से 7 हज़ार साल पहले जो आपके सोमालिया के लोग थे, जो आपके ग्रीक के लोग थे, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में खैर उनको पता नहीं था, बट उन्होंने माइक्रोब्स का यूज़ करके उन्होंने कई तरह की बियर्स वगैरह, जो आप अल्कोहल जिसको कहते हो, वाइन जिसको कहते हो, बहुत तरह की बियर्स इन्होंने बना ली थी। अगर हम इसके माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जो जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आता जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम बात करेंगे बैक्टीरियाज की, फंजाइज की, प्रोटोजोअन्स की, वायरसेस की। हम इन माइक्रोब्स की बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि यहाँ पे ल्यूवेनहॉक जो है सबसे पहले माइक्रोब्स को देखा था, और माइक्रोब्स में जिस माइक्रोब को उसने देखा वो था बैक्टीरिया। दूसरा ही एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है जिसको आप वायरसेस कहते हो। वायरस जो है वो सबसे पहले देखा था किसने? 1892 में एक डी इवेनोवस्की नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आपके वायरसेस को देखा था। इसके बाद में हम आते हैं आपके चैप्टर की तरफ। जब हम चैप्टर को देखते हैं तो हमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है। उसमें सबसे पहला हम लेंगे हुज डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, मतलब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं या कहाँ सर्वाइव करते हैं। वैसे अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह लेते हैं। इसमें वायरसेस की अगर बात करें तो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। अल्टीमेट इसलिए कहा जाता है इनको कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो ये जनाब वायरसेस जो हैं ये जनाब इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। एंड जैसे ही इनको एक अडेप्टिव टेम्परेचर मिलता है या फिर कोई लिविंग थिंग के कांटेक्ट में ये आते हैं तो ये दोबारा से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। एक नया चल रहा है अभी आजकल, आपने नाम सुना हो तो कोविड-19, कोरोना वायरस का नाम आपने सुना होगा। कोविड-19 ये भी एक इसी तरह का वायरस है। एक्चुअली वायरस कभी डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है, वायरस केवल इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। आगे जैसे जैसे आएगा हम बात करते रहेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेसिकली मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स होते हैं, और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल किसे कहेंगे देखिए आगे आएगा अभी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब नॉट राउंड, ओवल भी हो सकती है या डिस्टर्ब शेप भी इसकी हो सकती है। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं। वो सारे मिलके क्या करते हैं कि अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना काम करके एक सेल को ज़िंदा रखते हैं। आपने एक घर में देखा होगा, अपने घर में मान लीजिए जितने भी घर के मेंबर हैं वो सारे अपना अपना काम करते हैं और सब अपना काम करके अर्निंग करते हैं और उस पैसे से अपना घर चलता है। वैसा ही सेल के साथ होता है, और आपका जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर इस तरह की एक सेल होती है और उसको हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो यूँ मान लीजिए वो क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और कैसे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैक्सिमम, एंड दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे? देखिए सेल्स के ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, सेल्स की हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। सेल्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट।
जो अनडेवलप्ड सेल होती है, अनडेवलप्ड हम किसे कहेंगे, अनडेवलप्ड हम उसे कहेंगे जिस सेल के अंदर ये जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं या डेवलप्ड टाइप के नहीं होते हैं। ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और एक ऐसी सेल होती है जिसमें जितने भी आपके ऑर्गेनिल्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। डेवलप्ड मतलब उनके ऊपर प्रॉपर एनवेलप होता है एंड उनमें प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता है, प्रॉपर वो अब्जॉर्प्शन करती हैं, मतलब लाइक यूँ मान लीजिए वो डेवलप्ड सेल होती है। ठीक है, तो कई एल्गीज एंड फंजाइज ऐसे होती हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती हैं। एल्गी और फंजाई क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह रहे हैं कि सिंगल सेल होते हैं, लेकिन एल्गी और फंजाई हैं कई तरह के जो कि मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म 2 और मोर देन सेल से मिलकर अगर बना हुआ है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। वेल देखिए, हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल की, और मैं आपको कह चुका हूं कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कहीं पे हल्का सा मॉइस्चर है तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे लाइक जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो बेसिकली जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह पाता है या एक्टिव फॉर्म में नहीं रह पाता है। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। और टेम्परेचर का क्या लेना देना है, क्या रोल है, ये हम आगे बताएंगे। देखिए और क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप होते हैं एंड मैक्सिमम हेटेरोट्रॉप होते हैं। और ये ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप क्या है, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि दे कैन मेक देयर फूड ऑन, जो कि अपना फूड, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं और इसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम उनको ऑटोट्रॉप कहते हैं। एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप क्या होता है, जो कि मीन्स लाइक ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट मेकिंग देयर फूड ऑन एंड वो सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए हम ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लाइक हम खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स का यूज़ करते हैं सर्वाइवल के लिए। वेल हम क्या हैं, हेटेरोट्रॉप हैं और अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो हम बात करें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो बहुत सारे तो ऑटोट्रॉप होते हैं और बहुत सारे हेटेरोट्रॉप होते हैं। क्लियर? वेल दूसरा अपना टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रेंडली क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, कर्ड, ब्रीड, केक, मेडिसिन्स एंड एग्रीकल्चर। सभी लोग लाइक जो वेजिटेरियंस होते हैं वो दावा करते हैं कि सर वी आर वेजिटेरियन एंड हम किसी भी तरह के नॉनवेज का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दही जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, दही जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, ब्रेड जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, केक जो आप जनरली कभी कभार खा लेते हो, दवाइयाँ जो आप लेते हो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के लिए, एग्रीकल्चर खेती जो हम करते हैं, इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। वेल कैसे, लेट मी क्लियर। कर्ड, दही आपके बनता है दूध से। दही किससे बनता है, दूध से। लुक एट हियर, हम बात कर रहे थे दही की। दही बनता है दूध से। दही दूध से बनता है, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो LAB, आपने नाम सुना होगा, इज अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है जिसको हम लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया कहते हैं। जब दूध में ये डाला जाता है तो दही बनता है। इसका मतलब दही में 100% आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। जब आप दही की एक या कर्ड की एक ड्रॉप लेके स्लाइड पे रखते हैं और बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको बैक्टीरियाज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर दिखाई देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड जो है वो फर्मेंटेशन से बनती है और फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पे ब्रेड बनाने के लिए YEAST इस नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। आप बन खाते हो, आप बेकरीज वगैरह पे, बेकरीज के जितने भी आइटम होते हैं उन सभी में हम YEAST इस सेल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा घर पे, ज़्यादा दूर मत जाइए, घर पे जनरली अपने इडली बनता है, आपके छोले भटूरे बनते हैं। तो भटूरे का जो आपके मैदा और वो आटा लगाया जाता है तो उसमें हल्का सा दही मिलाया जाता है या छाछ मिलाई जाती है। वो इसलिए मिलाई जाती है कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो उस मैदा का फर्मेंटेशन कर देगा। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो यूँ मान लीजिए ब्रीथ करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें से जो एयर निकलती है उनके बॉडी से, वो एयर आपके आटे को क्या कर देती है, अच्छी तरह से मॉइस्चर कर देती है और अच्छी तरह से, जिसको आप कह सकते हो स्मूथ कर देती है, लसलसा कर देती है। ब्रेड में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे आपको पोर्स मिलेंगे। वो पोर्स एक्चुअली क्या है? वो पोर्स है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ब्रीथ किया है और ब्रीथ करने के बाद में उसमें फर्मेंटेशन हुआ है और जो यूँ मान लो गैस के बुलबुले थे वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। इवन घर पे बनने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। इवन जहाँ जहाँ भी आपके खाने की चीज़ में दही डाला जा रहा है, आपके खाने की चीज़ में छाछ, जिसको आप योगर्ट बोलते हो, वो डाली जा रही है, तो यूँ मान लीजिए उसमें हम बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपके मेडिसिन है। मेडिसिन में देखिए क्या होता है, वैसे तो मेडिसिन का एक अलग से टॉपिक है। पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज़ किए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यूँ मान लीजिए कि जो आपके लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के काम में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि एनवायरनमेंट में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन अब चूंकि जो गैस फॉर्म है उसमें प्लांट नाइट्रोजन को ले नहीं पाता है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बाद में इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाता है और उस नाइट्रेट या नाइट्राइट को जो प्लांट्स है थ्रू द रूट्स एक सॉल्युबल फॉर्म के अंदर प्लांट्स उसको एक्वायर करते हैं सॉइल से, लैंड से। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारी क्रॉप ऐसी है जिसमें आपके एक हम छोटी सी बात करें, मूंगफली का आपने नाम सुना होगा। मूंगफली की जड़ों में आपके एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, आपने नाम सुना होगा। राइजोबियम प्रेजेंट होता है, वो राइजोबियम आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप यहाँ पे रख के ये अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम आता है। हम अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपना कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स। कमर्शियल यूज का मतलब है कि माइक्रोब्स को हम पैसा कमाने के लिए किस तरीके से काम में ले सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विनेगर। सुन के बहुत अच्छा लगा होगा ना कि प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विनेगर। देखिए क्या होता है कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइक्रोब्स जो हैं
उनसे हम बहुत तरह की अल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल आपके जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं 6 से 7 हज़ार साल पहले सोमालिया के लोगों ने काफ़ी तरह की बियर्स वगैरह बना ली थी, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं अल्कोहल बनाने की या वाइन बनाने की, उनमें होता यही है कि बार्ले वगैरह जो होते हैं उनमें फर्मेंटेशन करवाया जाता है। उनको काफ़ी समय तक यूँ मान लो एक बकेट में रखा जाता है और उसमें माइक्रोब्स डाले जाते हैं। माइक्रोब्स डालने के बाद में उनमें फर्मेंटेशन होता है, तो बार्ले के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। उन माइक्रोब्स की प्रेजेंस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। वेल, उसी अल्कोहल को आप एज ए वाइन के नाम से जानते हो। इसके अलावा भी अल्कोहल बहुत सारे कामों में काम आती है। आपके खांसी की दवाइयाँ भी अल्कोहल से बनती है। इवन जितने भी पेन किलर्स हैं सभी में आपके अल्कोहल आती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके का आपको पेन है और अगर आप अच्छी तरह से रेस्ट कर लेते हैं तो आपको पेन में रिलीफ मिलती है, और रेस्ट करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को स्टेरलाइज करना पड़ता है, और नर्वस सिस्टम को स्टेरलाइज करने के लिए हमें अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। तभी आपने देखा होगा ना कि खांसी की दवाई है वो लेने के बाद हल्का सा आपको नर्वस सिस्टम जो है वो स्टेरलाइज फील होता है। पेन किलर है वो भी ऐसा ही होता है कि आपको जैसे ही आप टैबलेट लेते हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर बिल्कुल एकदम स्टेरलाइजेशन आ जाता है। वेल, ये बात की बातें करेंगे आराम से। वेल, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आपके एंटीबॉडीज़ जो हैं फंजाई और बहुत तरह के बैक्टीरियाज हैं, उनसे एंटीबॉडीज़ आपके बनाए जाते हैं। एक्चुअली एंटीबॉडीज़ क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं हल्का सा। आपके बॉडी में एक किसी भी तरह के वायरस से या बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपकी बॉडी में फॉरेन मतलब बाहर से हम एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में एंटर करवाते हैं, जिससे कि बाहर वाला एंटीबॉडी और जो अंदर वाला बैक्टीरिया या वायरस है वो आपस में फाइट करें, और फाइनली जीत किसकी होती है? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है या जिसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो हम जो बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं एंटीबॉडी, जाहिर सी बात है वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज अंदर वाले बैक्टीरिया या वायरस से ज़्यादा होते हैं, और फाइनली हमें हमारे जो भी डिजीज़ है उसमें हमें रिलीफ मिल जाती है। वेल, सेकंड थिंग, आपके कई ब्लड टेस्ट होते हैं ऐसे, कई आपके बॉडी के टेस्ट मतलब ऐसे होते हैं जिसमें आपके एनिमल के अंदर, हम भी एनिमल ही हैं, जिसमें एनिमल्स के अंदर आपके माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है, और माइक्रोब्स के इंजेक्ट करने के बाद में हम उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो प्रॉपर ले सकते हैं। वेल, इसके अलावा यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, बहुत सारी प्लांट डिजीज भी ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हमें माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा भी अगर हम हल्की सी बात कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ होती हैं, जैसे लाइक कोलेरा है, आपके ट्यूबरक्लोसिस है, आपके स्मॉल पॉक्स है, आपके हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस 2-3 तरह का होता है, A B तरह का होता है। वेल, ऐसी बहुत सारी आपके वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटीबॉडीज़ का इंजेक्ट करवाते हैं बॉडी के अंदर। और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी हम कहाँ से हमें मिल रही हैं? वो बैक्टीरिया या फंजाई से ही हमें एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। इसमें जैसे लाइक स्मॉल पॉक्स तो एक बहुत ही बेसिक डिजीज़ है जो बारिश में जनरली होती रहती हैं। तो एडवर्ड जेनर नाम का एक साइंटिस्ट था 1798 में, जिसने स्मॉल पॉक्स को लेके वैक्सीन्स वगैरह बनाई थी, टीके बनाए थे, जो कि आपने देखा होगा जब एक बच्चा जन्म होता है, उसका बर्थ होता है, और बर्थ के बाद में उसके बहुत तरह के टीके लगते हैं। एक्चुअली वो टीके होते क्या हैं? वो इंजेक्शंस इसी चीज़ के लिए होते हैं कि जितनी भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस इन फ्यूचर बच्चे में होने वाले हैं वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ना हो। वेल,
बच्चे का जो शरीर है, बच्चे की जो बॉडी है, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो अपने इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं होता है। वो धीरे धीरे अडेप्टेशन होता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो कैसे भी करके इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करें। बहुत तरह के बैक्टीरियाज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, बहुत तरह के वायरसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। तो जाहिर सी बात है, उनसे बचने के लिए हमें ये इंजेक्शंस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। लाइक एक तो आपने नाम सुन ही लिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा एक एरिस्टिया कोलाई, आपने नाम सुना होगा, ई कोलाई, जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में, या जितने भी मैमलियंस हैं उनके इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट होता है। एक्चुअली उसका फंक्शन क्या होता है, जब रेयर कंडीशंस होती है, आप एक लंबे समय तक आप भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जैसे ही हमारा खाने खाने का जो टाइम है, शेड्यूल है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक बार तो हल्की सी भूख लगती है, उसके बाद में हमें हंगर फील होना बंद हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जो आपकी बॉडी में आपने एक सैनिक बिठा rखा है, ई कोलाई, वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहता है। वेल, इसके अलावा आपके गवर्नमेंट जो है वो एक न्यूबॉर्न बेबी को, या फिर यूँ मान लीजिए ह्यूमन बींग्स को, इन बैक्टीरियाज, इन वायरस से जागरूक करने के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम्स भी चलाती है। टीवी पे ऐड भी दिया जाता है, रेडियो में भी बोला जाता है, एंड लोगों को अवेयर होने के लिए भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर भी सारी जो काम है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हमें भी लिटरेट होना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके भी तो हम सारे इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो वैसे ही अपने को अपना भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है आपका कि आपके सॉइल फर्टिलिटी में आपके जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता चुका हूँ कि सॉइल फर्टिलिटी में माइक्रोब्स हेल्प इस तरीके से करते हैं कि एक प्रोसेस होती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है मैं आपको बता दूं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम मान लीजिए गेहूं की फसल कर रहे हैं, गेहूं की फसल के बाद में हम मूंगफली की फसल लगाते हैं, मूंगफली के बाद में हम और दूसरी फसल लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लेग्यूम जितने भी प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम जो भी क्रॉप होती है, उस लेग्यूम क्रॉप के अंदर, या लेग्यूम मतलब फली वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनकी प्लांट्स के अंदर जड़ों के अंदर, उनकी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। और वो राइजोबियम क्या करता है, आपके सॉइल में जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसका नाइट्रिफिकेशन करता है। नाइट्रिफिकेशन इन द सेंस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है वो। दैट्स वाई क्रॉप रोटेशन किया जाता है। एक बार हमने गेहूं की फसल लगा ली तो मिट्टी में जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो गेहूं बाय द रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फसल को रोटेट करते हैं, दूसरी फसल लगाते हैं। और वो राइजोबियम क्या करता है, दूसरी फसल का जो जड़ों में राइजोबियम प्रेजेंट है वो दोबारा से मिट्टी को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। और किसी भी मिट्टी के फर्टिलाइज होने का मतलब है कि उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दे दूं डीकम्पोजिशन का। एक कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, उसके डेड होने के बाद में आपने उसको सोइल में कहीं भी पटक दिया, अब धीरे धीरे उसका डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन होने के बाद में उसका जो पूरी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, माइक्रोब्स के द्वारा उन न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपके जो भी मिनरल्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो सॉल्युएबल फॉर्म में एक प्लांट के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।